थंबनेल पे आपने देख के आइडिया लगा लिया होगा कि कौन सी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। हमारे साथ है मारुति सुजुकी जिम्नी अल्फा वर्जन 1.5 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ। हमारे साथ हैं रचित, जो इस गाड़ी के ओनर हैं, शेयर करेंगे अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ। रचित, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमन जी। थैंक्स फॉर आई एम कमिंग। गुड। और अर्ली मॉर्निंग हम लोग एक शूट कर रहे हैं। रचित बहुत दूर से आए हैं, तो रचित डबल थैंक यू टू यू। थैंक और ये गाड़ी हमारे चैनल पे जब गाड़ी लॉन्च हुई थी ऑटो एक्सपो पे, तब हमने इसको कवर किया था, इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो किया था। और ओनरशिप रिव्यू इसका फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। ड्राइव भी आज इसको करेंगे, इसके इन एंड आउट सब जानने की कोशिश करेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, बिकॉज रचित इसको 6000 किलोमीटर चला चुके हैं। एक्सटेंसिव रिव्यू रहने वाला है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रचित, जैसे आपने बताया 6000 किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं, कौन कौन सी टेरेन्स पे चला चुके हैं जिसके लिए जिम्नी ली होगी आपने? थैंकफुली इंडियन रोड्स में हमारे को कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। एनसीआर के अंदर कुछ ऐसे छोटे गांव में जाना पड़ गया किसी काम से, तो फिर बहुत अलग अलग तरह के टेरेन्स वहां पे जो एक्सप्लोर हुए हैं, देयर हैज बीन नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ऑफ कोर्स हाईवे एंड सिटी ड्राइविंग तो रही है कंटिन्यूअस। तो स्लाइट ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं स्लाइड इसको। ऑफ रोडिंग। रचित, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे हर किसी ने पूछा भी होगा, यस जिमनी लेने के रीजन क्या था, और जिमनी का जो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है यस उसको एक साइड पे एक स्लाइटली आपने जो है वो राइट स्लाइड रिजेक्ट करके राइट। जिमनी क्यों ली? हमारा पर्सपेक्टिव जो था वो सिर्फ जिमनी और थार की कंपैरिजन में नहीं था। हम लोग काफ़ी गाड़ियों पे ओपन थे। आइडिया था कि एक वर्सेटाइल कार हो, सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग, माइल्ड ऑफ रोडिंग। अगेन उस पर्सपेक्टिव से नहीं कि ऑफ रोडिंग करना है, कि पर सिर्फ इसलिए कि इंडिया की सड़कें ऐसी हैं, तो कोई ऐसी केपेबल गाड़ी हो जो किसी भी तरह के टेरेन को संभाल ले। जिमनी को लेने का आई थिंक प्राइमरी जो एक हमारा सोच रहा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्यूटीफुल लुक्स थी। द डे हम नेक्सा आउटलेट में गए, ये गाड़ी खड़ी थी उस दिन, सैटरडे संडे को स्पेशली बुलाई गई थी नेक्सा के आउटलेट में। हमने गाड़ी को देखा। इसको कुछ बोलते हैं, येलो बोलते हैं ना, क्या कौन सा? ये है काइनेटिक येलो। काइनेटिक येलो। काइनेटिक येलो। और तो काइनेटिक येलो पहले व्यू में ही हम लोग वाव हो गए। इतनी गाड़ियां हमने देखी, टेस्ट ड्राइव करी, पर जिमनी पहली गाड़ी थी जिसको हमने देखा, हाथ के हाथ वहीं बुकिंग कराई। कितना वेटिंग पीरियड था इसका, और ये कितनी ऑन रोड पड़ी आपको? इसका वेटिंग पीरियड था तकरीबन हमारे को 1 से 1.5 महीना लगा। टोटल वेटिंग पीरियड लंबा था। थैंकफुली डीलरशिप ने थोड़ी हेल्प करके हमें जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करी। ऑन रोड विद ऑल एक्सेसरीज हमारे को अप्रोक्सीमेटली 18.5 के आसपास की पड़ी। 18.5। इसमें मैं चीज़ एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, टर्बो चार्ज नहीं आता है। और दूसरी चीज़ के जो अल्फा वर्जन है इसका, इसमें आपको ये 4x4 तो स्टैंडर्ड आती है, चाहे आप जीटा लेते हैं चाहे आप अल्फा लेते हैं, 4x4 आपको स्टैंडर्ड मिलता है, बट वही ऑप्शन मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हेडलैम्प्स वगैरह है वो आपको एलईडी सेटअप के साथ मिलते हैं, फॉग लैम्प मिलते हैं आपको, हेडलैम्प वॉशर वगैरह सब मिलता है। ये आपको अल्फा में ही मिलता है, जीटा में नहीं मिलता है। अगर आप जीटा के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट मेरे ख्याल से वो 15 के आसपास ऑन रोड पड़ेगी, और उसमें आपको हेलोजन सेटअप के साथ मिलेगा। बाकी बहुत सारी एक्सेसरीज जो है रचित ने लगाई हैं, एक एक करके एक्सेसरीज कवर करते हैं रचित। यस कौन कौन सी एक्सेसरीज, और ये सारी एक्सेसरीज ऑथराइज्ड मारुति की यस तरफ से ही है, कोई बाहर से नहीं लगवा रखी बिल्कुल। है। इनफैक्ट जिमनी की एक्सेसरीज पेज में अगर आप देखोगे, आई थिंक उनका पूरा 3 या 4 पेज की एक्सेसरी लिस्ट है, और इतनी फैंसी एक्सेसरीज हैं आपको लगेगा कि ये भी मैं लगवा लूं? सभी ले लूं। अच्छा। और जिसमें से बहुत सारी, आई वुड से एटलीस्ट हाफ ऑफ द एक्सेसरीज बहुत ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से है। Correct. जैसे टेंट्स हैं, कैंपिंग चेयर्स हैं, अच्छा, ये सब भी है। कैंपिंग स्टोव्स हैं, सब कुछ आपको नेक्सा की तरफ से ही मिल जाएगा। सबसे पहले जो अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें ना, अगर आप इसको गाड़ी को देखें रियल में देखें, तो आपको थोड़ी साइज में कॉम्पैक्ट साइज में लगती है ये गाड़ी, बिल्कुल। ठीक है। साइज अगर आप विड्थ वाइज भी देखें, हाइट वाइज भी देखें, हालांकि इसका व्हील बेस बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब ये इंडिया में जो है वो 5 डोर लॉन्च हुई है। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। 1970 में बेसिकली फर्स्ट टाइम जिमनी आई थी अक्रॉस द ग्लोब, जो सुजुकी ने लॉन्च की थी। मारुति तो इंडिया में चलता है। ये इसका 4th जनरेशन है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम 5 डोर लॉन्च हुई है। तो अभी भी ग्लोबली जो ये गाड़ी चलती है वो 3 डोर में ही चलती है, 5 डोर जो है इंडिया में लॉन्च की गई है। और हालांकि इंडिया को 5 साल वेट करना पड़ा इसके लिए, जो जिमनी के लॉन्च होने के बाद, 4th जनरेशन बेसिकली लॉन्च होने के बाद। लेकिन अब जब लॉन्च हुई है तो 5 डोर के साथ हुई है। स्टैंडर्ड इसका व्हील बेस है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको देखेंगे सामने से तो आपको एक कॉम्पैक्ट कार लगेगी। विड्थ वाइज कम है, थोड़ी सी हाइट वाइज भी कम है। अगर एक 6 फुट का बंदा है तो मेरे ख्याल से गाड़ी के ऊपर ही निकलेगा वो। कहीं कहीं आपको ये लगता है कि जो आपने प्राइस दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये वर्थ है अभी तक जितनी भी आपने गाड़ी चलाई है? सो आई थिंक गाड़ी जो एक चॉइस है, एक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है डेफिनेटली। और कुछ गाड़ियाँ अगर आप कोई लग्जरी कार खरीद रहे हैं या कुछ लाइफस्टाइल व्हीकल खरीद रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ चॉइस जो मतलब दिल से पहले होती है, उसके बाद दिमाग से होती है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारी कार्स एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल कार्स को भी एक्सप्लोर कर रहे थे, बट जिमनी एक ऐसी चीज़ थी जिसका
हमारी पूरी फैमिली में सबका जिससे दिल एक जुड़ा हुआ था एक जिप्सी टाइप के व्हीकल के जिप्सी साथ। वाला, हाँ यस, ठीक है। और क्योंकि कभी आर्मी जिप्सी जो वाइट कलर की ट्रेडिशनल थी, जिसका कि एक आप कह लो एक रिफाइंड न्यूअर वर्जन है, वो क्योंकि उसमें इतनी प्रैक्टिकलिटीज थी नहीं, तो इसलिए कभी हम वो ले उसकी नहीं तरफ पाए। जा नहीं पाए, हाँ अब ठीक ये है। इसमें सारे फीचर्स हैं इनसाइड द कार, आउटसाइड द कार, कैपेबिलिटी वाइज, लुक्स वाइज, तो इसलिए हर रीजन से हमारे को प्राइस वाज देन बिकेम सेकेंडरी और हमें लगा कि यही लेनी चाहिए। तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक मन से ज्यादा दिल की बिल्कुल, सुनी गई और वहां बिल्कुल, पे आपको लगा बिल्कुल, कि यार ये गाड़ी जो है मुझे दिखने में अच्छी लग रही है, 100%। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं यस, या क्या क्या लोग इसके बारे में यस, बोल रहे हैं या यस, कुछ भी है, हमें यस, जिमनी लेनी है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर कुछ नहीं आता है जब आप इस पॉइंट पे सोचते हैं ना, तो यस, जब फिर वहां पर कोई चीज मैटर नहीं करती, फिर आपके यस, सारे जो लॉजिक्स है ना वो फेल हो जाते हैं। सो एक्सेसरीज की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम लोगों ने बहुत ओवरडू नहीं करा, थोड़ा डिफॉल्ट लुक भी मेंटेन हो। सम ऑफ द प्राइमरी एक्सेसरीज जो हमने लगाई हैं, दीज वुड बी दीज, द गार्ड रेल्स एंड स्टोरेज। इसके साथ में जिमनी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ साइकिल स्टैंड। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ साइकिल स्टैंड जो इसी Okay. के ऊपर लगेगा। ठीक है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सेसरी है। ओके, ये दो एक्सेसरीज मिलके ही तकरीबन 30,000 के आसपास की एक्सेसरी अच्छा, है, ओके। बट हमने ये ऑफिशियल जिमनी से ही एक लगवाई। चीज ये है कि इसको लगाने से ना थोड़ी सी लुक्स इसकी और एनहेंस हो गई इसकी है, लुक्स काफी थोड़ी enhance सी हुई है। मैचो एक लग रही है, हाँ। हाइट बढ़ जाती है, गाड़ी के एस्पेक्ट्स थोड़े और बढ़ जाते हैं लुक्स में। हमने ये एक्स्ट्रा लगाया है यहाँ पे। अंदर आप देखेंगे देयर इज अ जिमनी लेबल्ड डोर स्किड स्टेप, प्लेट, स्किड स्किड प्लेट, प्लेट हाँ। जो यहाँ पे लगाया है। प्रॉब्ली उतनी जरूरत नहीं थी, बट जस्ट टू एनहांस द लुक्स वी हैव आल्सो एडेड दिस कवर। नहीं अच्छा लग रहा है, दिस एक्चुअली एनहांसिंग अ लॉट। हाँ, एक और चीज जो बहुत प्रैक्टिकल लगी हमें, और इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, इज दिस मैश। ओके, गर्मियों के समय में इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि पूरी कार में हीट ज़्यादा आती है नहीं और एसी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये 4x4 आती है तो इसमें आपको ऑल ग्रिप जो लिखा रहता है, ये 4x4 का साइन है, मारुति इसको ऑल ग्रिप बोलती है। सामने दिख गया इसलिए मैंने बता दिया। बाकी पीछे से भी आप देखेंगे तो एक बहुत कॉम्पैक्ट और एक जो है सटल लुक आती है इसकी। टायर्स के बारे में बात करते हैं रचित। हाँ जी, टायर्स के बारे में सबसे पहले लोग ना बहुत काफी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जिस हिसाब से गाड़ी है राइट, उस हिसाब से टायर प्रोफाइल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गाड़ी ऑन जैसी आती है रोड पे सबसे Right, पहले एक काम करते हैं, राइट, फिर टायर्स चेंज करवाते हैं। बिल्कुल, तो अब मैंने देखा कि आपने काफी इसमें एक्सेसरीज लगवाई हैं, जैसे हम देख रहे हैं। हाँ, टायर्स के बारे में आपने सोचा कि टायर्स भी करवानी चाहिए, बिकॉज एक लुक की बात है, अदरवाइज Correct. R&D कंप्लीटेड है, उसमें Right. कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये टायर सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट टायर्स है फॉर ऑल टेरेन्स, बट जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ लुक लोग जो है सबसे पहले चेंज कराते हैं। बिल्कुल। सो हम लोगों ने कंसिडर जरूर करा था टायर बदलवाना, अगेन थोड़ा और स्टर्डी और स्ट्रॉन्गर लुक देने के लिए कार को, पर क्योंकि हमारा एप्लीकेशन एक प्योर ऑफ रोड का नहीं है, हम लोग की मोस्टली गाड़ी जो है वो सिटी हाईवे ड्राइविंग में ही जाएगी और ऑफ रोडिंग में बहुत ही माइल्ड हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग, इसलिए हमें लगा कि ये इसको हम पूरा 40,000 के आसपास यूज कर लें और उसके बाद ही फिर हम एनहांस बेटर टायर्स पे जाए, ब्रॉडर टायर्स पे। अगर इसकी प्रोफाइल की बताऊं आपको तो इसका प्रोफाइल जो आपको मिलता है वो 195 80 R15 मिलता है, ब्रिजस्टोन के टायर्स इसमें आते हैं। और 195 थोड़ा सा कम है, मतलब कोई भी अगर आप सिर्फ आप जिमनी की बात ना करें, वैसे भी बात करें तो 190 में थोड़ा कम है, 215 या 205 एटलीस्ट होना चाहिए था। ठीक है, अब एक काम करते हैं रचित, अभी बाहर से हमने तो ओवरव्यू एक ले लिया है, ड्राइव करते हैं, जो मेन है गाड़ी का जो यूएसपी पॉइंट है कि इसकी चलने में कैसी ड्राइव कैसी है, ड्राइव करते हैं। आइए, जिमनी के अंदर हम लोग बैठ गए हैं, मेरे साथ रचित है। इंटीरियर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। काफी जो है रॉ इसका इंटीरियर आता है, आप देखेंगे आपको इसको, इसमें जो आपको MID में जो मीटर्स हैं वो भी आपके डिजिटल में नहीं आता है। सेंटर में आपको हालांकि AC जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, स्क्रीन आपको एंड्रॉइड वाली स्क्रीन मिलती है, एप्पल कारप्ले ऑटो और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब आता है, वायरलेस आता है, वायर्ड आता है, वायरलेस। AC के आपको वेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, 2 इधर आते हैं और बाकी इस तरह से आपको साइड में मिलते हैं। एयरबैग्स यहाँ इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं। बाकी अगेन आपका ये जो सेंटर कंसोल में गियर नॉब वगैरह है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ठीक लग रहा है। बाकी अगेन 2H 4H वगैरह यहाँ पे मिल जाता है आपको। आगे की विंडोज़ के सामने मिलते हैं, ये आपको 1 स्टेप डाउन मिलता है, ये आपको जो पैसेंजर वाला मिलता है, और जो पीछे रेयर विंडोज का है वो यहाँ पे सेंटर में मिलता है। और बाकी स्पेस की सीटिंग की बात करूँ तो जैसे हमने अपने वॉक अराउंड में भी कवर किया था, हल्का सा आपको अंडर थाई सपोर्ट कम मिलेगा। रचित, अंडर थाई सपोर्ट आपकी हाइट और मेरी हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ कम लगता है आपको? ठीक है, में मेरे को उतनी कोई दिक्कत नहीं आई, एंड थैंकफुली कार की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है। राइड क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली, तो उससे भी आप बहुत जल्दी टायर्ड फील नहीं करते हो। इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है ना? हाइट एडजस्टमेंट नहीं। एक बार मैं यहाँ पे MID में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 5932 किलोमीटर्स यानी कि 5932 चल चुकी है, और जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अभी फिलहाल दिखा रहा है वो 11.5 दिखा रहा है। क्या फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल रही है रचित? सबसे पहले तो लोग यही बात करते हैं।
ये ग्रेजुअली हमारे को 11 से 11:30 के बीच में ही रही है। अच्छा। वी हैव बीन टोल्ड कि अभी आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी फर्दर सर्विसेज होंगी तो शायद ये बेटर एक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके। पर हम लोग की ड्राइविंग बहुत माइल्ड, मतलब एक नॉर्मल ड्राइविंग है। इट इज़ नॉट अ वेरी रैश ड्राइविंग, बहुत फास्ट ड्राइविंग नहीं, एक माइलेज कॉन्शियस ड्राइविंग है। बट डिस्पाइट दैट फिर भी अब सिर्फ माइलेज 11:30 ही आ रही है, जो कि 11:30 मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड बताई जाती है, जो बाकी लोगों से भी हमने पूछा और एट द टाइम ऑफ लॉन्च भी बताया गया था, वो खैर वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताई गई थी, 16 से 18 के करीब बताई गई थी। राइट। लेकिन काफ़ी लोगों का मैंने ये भी देखा है कि 14-15 भी लोग बताते हैं। अगेन वो बात वही है कि जैसे आपने बताया कि सेकंड सर्विस हो जाएगी, Yes. थर्ड सर्विस हो जाएगी, तो उसके बाद शायद माइलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी 1.5 लीटर जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उस पर कोई क्वेश्चन Yes, करने का बनता नहीं है। yes. बट येस, बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स ये बहुत ज़्यादा जो है एरोडायनेमिकली करेक्ट नहीं है। एरोडायनेमिकली करेक्ट जो बाकी गाड़ियाँ रहती है उसका थोड़ा और माइलेज अच्छा आता है, इसका माइलेज थोड़ा सा डाउन होगा उस वजह से, बिकॉज ये थोड़ा सा एसयूवी लुक में आती है, उसकी वजह से इसकी माइलेज थोड़ी सी गिरेगी। बट स्टिल 13-14 के आसपास तो 15 तक टच करना चाहिए इसको। हल्का सा इसको रैप करते हैं। अभी ये तकरीबन ये 2500 आरपीएम के आसपास अपना गियर शिफ्ट करती है और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। जो इसका ऑटोमेटिक है वो बहुत सही है। अभी हम लोग 60 की स्पीड पे हैं और ये अपना आरपीएम जो है वो 2000 से नीचे रखती है। और जैसे ही आप थोड़ा सा रैप करते हैं इसको तो आपको एक साउंड आती है जो एक्चुअली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जो प्रॉपर्टी रहती है, वो थोड़ा सा साउंड आपको आता है रैप करने पे हल्का सा। ये देखिए, अब जैसे ही ये 2500 आरपीएम पे पहुंचेगी तो ये अपना 3000 आरपीएम पे ये अपना गियर शिफ्ट करती है। तो थोड़ा सा एक बेसिक हमने रचित बता दिया गाड़ी का। बाकी अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं। सबसे पहले राइट, हाँ जी। कि आपने बताया ड्राइव जो है इसकी कंफर्ट बहुत अच्छा है, यस। उसके अलावा और बताइए। सो आई थिंक जो सबसे खास बात है गाड़ी की, जो हमारे लिए एटलीस्ट प्राइमरी रीज़न था, कि जो एक गाड़ी की एक लुक है, द वे वो गाड़ी रोड पे दिखती है, ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट था। खासकर जो काइनेटिक येलो कलर है, ये अलग से ही दिखता एक है, अच्छी नजर रोड आता है, प्रेजेंस रखता है। एंड इट गिव्स अ स्माइल ऑन योर फेस। कितनी बार मैंने देखा है कि लोगों को बस मुड़ मुड़ के गाड़ी को देखते हुए और स्माइल करते हुए। एक हमारे लिए पर्सनली प्लस पॉइंट ये था कि कॉम्पैक्ट होने के कारण पार्किंग स्पेस इश्यूज नहीं मिलेंगे आपको। नहीं है उतने, बिल्कुल। जो कि आजकल लगभग हर शहर में, कॉलोनीज में हमेशा एक प्रॉब्लम है पार्किंग स्पेस का। थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्ट साइज ये हमारे को इतनी दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा एक जो राइड क्वालिटी है, एक जो कॉन्फिडेंस है मारुति का, और साथ साथ इस गाड़ी का, कि आप इस गाड़ी को कहीं भी ले जाओ, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, कितने भी रेगिस्तान में आप ले जाओ, आप अटकोगे नहीं। तो ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर पूरे इंडिया में कहीं पे भी गाड़ी लेकर जा सकते हो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा, आपको इसके मैकेनिक हर जगह मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द मारुति के सर्विस सेंटर जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, लोकल मैकेनिक भी कोई इसको आराम से जो है वो देख लेगा, बिकॉज इसका इंजन जो है वो वही 1.5 लीटर वाला है। हालांकि ट्यून किया गया है एज पर दी रिक्वायरमेंट जो इस गाड़ी के लिए जरूरी थी, जिमनी के लिए। ट्यूनिंग जरूर डेफिनेटली है, बट अगेन वो वैसा नहीं है कि कोई भी हाथ लगाने से पहले सोचेगा। आराम से जो है वो कोई भी इसको देख पाएगा। एक 4 डोर होने से एक एडवांटेज है कि इनग्रेस बहुत आसान है। कॉम्पैक्ट होने के कारण भी, डिस्पाइट दैट, बूट स्पेस एकदम सफिशिएंट है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या एक छोटी ट्रिप पे जाना है विद 3 और 4 पीपल, तो वो बूट स्पेस बहुत आसानी से मैनेज होता है। हमने ऊपर कैरेज लगाया है सामान रखने के लिए, बट अभी पिछले 2.5 महीने में हमने एक भी बार उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बूट स्पेस हमें काम चल जाता है, हमेशा सफिशिएंट लगी। स्टोरेज स्पेस की बात की रचित ने, तो मैं बता दूं कि स्टोरेज स्पेस के नाम पे आपको बॉटल होल्डर भी नहीं मिलता है इसमें। बॉटल होल्डर बस सेंटर में है। दिस इज आल्सो जस्ट सफिशिएंट फॉर 1 बॉटल। अगर आपका एक छोटा कप होल्डर डोर्स में आपको नहीं मिलता है, तो वो आप बस डाल सकते हो। साइड स्टोरेज ना के बराबर है, पीछे तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। इवन जो जिमनी की तरफ से एक ऑफिशियल जो बुक आती है जिसके अंदर सारे मैनुअल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी ग्लव बॉक्स में भी शिफ्ट नहीं, मतलब पूरा तरीके से नहीं डल पाते। तो हमें वो फ्रंट की साइड पॉकेट में रखने पड़ते हैं। सो यहाँ पर तो फिर अगर आप जैसे बता रहे हैं रचित के 2 लोग जाते हैं, तो फिर तो आप साइड पीछे वाली सीट को भी फ्लैट करके फिर तो आपके पास पूरी पीछे तक सारा स्पेस ही सफिशिएंट स्पेस है। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये मारुति का अपना ही स्टैंडर्ड सिस्टम है और एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले वगैरह का, जो कि बाकी सारी मारुति व्हीकल्स में भी आता है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। यूआई बहुत सिंपल है, आसान, इजी टू यूज़ है। स्प्लिट स्क्रीन है जिसके अंदर अगर आप कोई गाना सुन रहे हो, मैप देख रहे हो,
फ़ोन आंसर कर रहे हो, सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती है। ठीक है। एयर कंडीशनिंग इज़ वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे अपने साइड्स के एयर कंडीशंस बंद होते हैं क्योंकि जस्ट Already द सेंटर वेंट इज़ इनफ पूरी गाड़ी को कूल करने के लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इनके जो ग्लासेस आते हैं ना, वो भी अब यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस आते हैं, थोड़े से हल्के से ग्रीन टिंटेड होते हैं, और ये कंपनी फिटेड है, ये कहीं बाहर से नहीं करवाया गया, और कहीं ना कहीं आपकी जो है कूलिंग जो है वो अंदर मेंटेन रहती है। तो ऑल टुगेदर मारुति के एसी वैसे ही अच्छे माने जाते हैं। हमने और भी गाड़ियाँ मारुति की, चाहे वो बलेनो हो, फ्रॉन्क्स हो, चाहे आपका ब्रेजा हो, ग्रैंड विटारा हो, सारी गाड़ियों के एसी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी वही एसी यूज़ हो रहा है उसमें। उसके अलावा कैबिन स्पेस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, प्लस जो ग्लास है, हालांकि काफ़ी वाइड ग्लास है यहाँ पे, आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको काफ़ी वाइड ग्लासेस दिखेंगे, लेकिन फिर भी टिंटेड होने की वजह से कूलिंग लॉस नहीं होता है। रचित ने स्टार्टिंग में बताया कि गाड़ी आपको वो जिप्सी वाला, अगर जिनको शौक था वैसी गाड़ी रखने का, लेकिन विद लोडेड विद दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स, वो सारी चीज़ें। बाकी मेरे को आगे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बोनट का जो एंड है वो पूरा दिख रहा है। यहाँ पे हालांकि सीट में हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन जो बोनट का एंड बहुत अच्छा आ रहा है, तो इससे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। आपको पूरा पता रहता है कि आपकी गाड़ी का एंड कहाँ पर है। और हालांकि ग्लास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन व्यू जितना भी है वो सफिशिएंट है, आपको पूरा रोड का एक एक्सटेंसिव वाइडर जो है लुक दे रहा है। जो बैक साइड के बेसिकली सेंसर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स इज आर देयर ऑन द बैक साइड, पर आगे की तरफ कोई पार्किंग सेंसर नहीं है। तो ये एक पॉइंट जो आप मेंशन कर रहे हो, ये उसमें भी हेल्प करता है, अगर आप, ताकि आपकी आगे विजिबिलिटी पूरी है पार्क करने के समय। कैमरा आता है इसमें, रियर कैमरा आता है। रियर कैमरा इज आल्सो आई थिंक एक एक्सेसरी के फॉर्म में आता है, एक्सेसरी का पार्ट, बट है, देयर इज एन ऑप्शन। दूसरी चीज, एक जो चीज मैं नोट कर पा रहा हूँ यहाँ से ना, हालांकि IRVM का साइज जो है वो बहुत छोटा नहीं है, लेकिन पीछे ग्लास का साइज छोटा होने की वजह से पीछे का व्यू थोड़ा सा कम आता है। दूसरा जो आपकी ये सीट है ना, इसके जो ये हेडरेस्ट वाले हैं, ये इनफैक्ट जो रचित के पीछे वाली सीट के भी हेडरेस्ट हैं वो काफी बड़े हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा व्यू ब्लॉक होता है। तो वो मिरर छोटा पड़ता है थोड़ा सा, हालांकि आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा टाइम आप गाड़ी चलाएंगे तो, लेकिन थोड़ा सा व्यू कम है उसमें। और दूसरा जो है टायर का भी बीच में आ रहा है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है थोड़ा सा व्यू। बाकी यार चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, चलाने में बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी को। और अगेन रिफाइंड इंजन है एकदम, सस्पेंशंस अच्छे हैं गाड़ी की। आप अगर बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो पर्पस ही नहीं है आपका कि आपको भगानी है गाड़ी, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, तो ऑफ रोडिंग में तो पूरी तरह से कैपेबल है। इनफैक्ट सिटी में चलानी है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे चलानी है, बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम रिफाइंड इंजन है, कोई आवाज़ नहीं अंदर। हम लो RPMs पे चला रहे हैं तो कोई साउंड नहीं है, थोड़ा सा रैप करते हैं, हल्का सा स्पीड बढ़ाते हैं तो ये हल्की फुल्की साउंड अंदर आती है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आएगी। रचित, एक चीज़ जो बताते हैं कि बिकॉज 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बोचार्ज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओवरटेक वगैरह करते हैं हाईवे पे, वहाँ पे कुछ इशू, कोई कंसर्न रहता है कि भाई थोड़ा सा पावर की कमी लगती है? एक डेफिनेट इशू है ये। अगर आप रेगुलर स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक में हो, तो या एक ड्राइवर हैं जो आप नॉर्मल तरीके से ड्राइव करते हैं, आपको बहुत ओवरटेक्स नहीं करने हाईवे पे, तो दिस इज़ ओके। पर जब मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके सामने 2 ट्रक्स खड़े हैं और आपको ओवरटेक करना है, तो वहाँ पे आपको बहुत एक सोच करके आपको ओवरटेक करना पड़ता है। थोड़ा पहले से आपको जो है रेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करके ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पावर इज अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट इट। तो आपको प्लानिंग करके ओवरटेक करना पड़ता है। और वाइल अभी हम लोग बहुत हिली एरियाज में गाड़ी को नहीं लेके गए हैं, बट इसी पावर, जितनी एक लिमिटेड पावर जो है इसकी, उससे मेरे को लगता है कि अगर गाड़ी फुली लोडेड हो, 4 लोग हो, सामान हो, और अगर आप किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है गाड़ी को अपहिल क्लाइंब करने में आपको बहुत एक्स्ट्रा रेव करना पड़े, जो आपकी माइलेज भी खराब करेगा, और डेफिनेटली वहाँ पर आप माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आपकी साउंड भी बहुत आती रहेगी, क्योंकि जैसे ही 3000 से 4000 RPM की रेंज में पहुंचती है गाड़ी, आपको एक सिग्निफिकेंट एक साउंड सुनाई देती है। एंड कहाँ पे आता है इसका, जो आपको पावर जहाँ मिलनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो कितने RPM के बाद खत्म? आई थिंक 4 से 5 पे ही आपकी लगभग 4000 प्लस पे जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी अगर आप गाड़ी को 60-80 तक की स्पीड पे लेके जाना चाहते हैं, वहां तक गाड़ी कंफर्टेबली पहुंचती है, वाइब्रेट नहीं करती है गाड़ी, वाइब्रेट नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको 90-110 की स्पीड पे, अगर आप ऑलरेडी मान लीजिए 80 पे चला रहे हैं और उस टाइम आपको 110 के आसपास लेके जाके ओवरटेक करना है, तो वो एक डिफिकल्ट पोजीशन बन जाती है। कहीं रहता है कि थोड़ा माइंड में रहता भी है कि ये पलटने का डर तो नहीं है, बिकॉज गाड़ी का जो एरोडायनामिक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। थैंकफुली पलटने का, बॉडी रोल, इस तरह के डर बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब एक 100 की स्पीड पे आप चल रहे हैं एंड यू हैव टू टेक अ टर्न, या फिर आपको जो है ओवरटेक करना है,
कहीं माइंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है पूरा? 100% कॉन्फिडेंस रहता है। इसके अब और कोई प्रॉज हैं जो हम, नहीं तो हम कॉन्स पे चलते हैं। कॉन्स भी देर आर बहुत मल्टीपल कॉन्स हैं मेरे लिए। और हो सकता है ये मेरे अपने पर्सपेक्टिव हैं, किसी को ये समझ आए किसी को ना आए। पर कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं जो डे टू डे ड्राइविंग में आपको अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो जो हमने पावर की बात करी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस सिटी हाईवे ड्राइविंग है। सिटी ड्राइविंग में ही उतना इफेक्ट नहीं पता चलता, पर हाईवे ड्राइविंग में ओवरटेकिंग का डेफिनेटली, जो हमने भी पीछे ही बात करी, आपको डेफिनेटली एक नजर आता है पॉइंट। ठीक है। ओवरटेक यू टर्न लेते समय एक और दिक्कत आती है, बिकॉज गाड़ी का टर्निंग रेडियस लगभग 5.7 है, जो कि एक काफी बड़ा टर्निंग इस गाड़ी रेडियस के हिसाब से काफी ज्यादा है, डिस्पाइट कि ये गाड़ी इतनी कॉम्पैक्ट है। कॉलोनीज में अगर हम लोग टर्न कर रहे होते हैं, अगर हम इवन इफ आई एम टर्निंग, एक बड़ी गाड़ी में भी मैं टर्न कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे Hyundai की, किया की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा सॉफ्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम सेल्टोस क्रेटा की बात कर रहे हैं, वो भी कर जाती हैं। इनकी काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग्स हैं और इनको आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत स्मूथली टर्न कर जाएंगे। वैराज अगर आप जिम्नी में हो, आपको एटलीस्ट एक बार गाड़ी पीछे करके एक बार आगे लेनी ही पड़ेगी। ये शॉर्ट्स में मैं लगा दूंगा, जो हमने शॉर्ट्स लिए हैं, रचित ने यू टर्न लिया था एंड वी हैव स्पेशली रिकॉर्डेड दैट कि वो किस तरह से, अच्छी खासी वाइडर रोड है, बहुत नैरो नहीं थी, उसमें जो है वो एक गो में जो है पूरा नहीं ले पाएगी। अगर आपको रेगुलर सिटी में यू टर्न्स लेने हैं, आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। कॉलोनी के अंदर शार्प बेंड्स लेने हैं, वहाँ पे भी आपको माइल्ड एक बार तो पीछे आपको करना ही पड़ेगा गाड़ी को आगे स्मूथली निकालने के लिए। एक आध और कौन जो प्रोबेबली ये मेरी स्पेसिफिक गाड़ी में है, क्योंकि मारुति स्पेसिफिकली आपकी गाड़ी में हो सकता है, मेरी स्पेसिफिकली मेरी गाड़ी में, बिकॉज देयर आर समथिंग जो मारुति की बहुत रिलायबल हैं और ट्रस्टवर्दी हैं, पर जैसे कि गाड़ी को मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने हुए हैं, पर जो हमारा रेयर पार्किंग सेंसर है वो ऑलरेडी काम करना बंद कर गया है। अच्छा। अब इसको मुझे नेक्स्ट सर्विस में इसको एड्रेस कराना पड़ेगा इस इशू। जो फ्रंट फॉग लैंप्स हैं उनमें से एक फॉग लैंप काम नहीं कर रहा है। ओके। जो हमारा जो सिस्टम है पूरा एंड्रॉयड ऑटो का, वाइल म्यूजिक के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, यूआई अच्छा है। पर जहाँ तक कि फ़ोन कॉल्स का क्वेश्चन है, बहुत बार फ़ोन कॉल्स, सेम फ़ोन कॉल, मान लीजिए अगर एक 10 मिनट की फ़ोन कॉल है तो कभी फ़ोन कॉल एंड्रॉयड ऑटो पे चलेगी, कभी वो खुद ब खुद ड्रॉप होके फ़ोन पे आ जाएगी, फिर वो रिकनेक्ट हो जाएगी। कनेक्टिविटी इश्यूज हैं मतलब? हाँ, काफ़ी कनेक्टिविटी इशू है, बट जितना कि मेरे को बाकी मारुति कार्स का आइडिया है, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, उनको नहीं है। आई डोंट थिंक ये बाकी गाड़ियों में होता है, पर मेरे को अपनी स्पेसिफिक गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है। माइट बी अ सॉफ्टवेयर इशू, जो शायद सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकता है, उसमें इशू हो जाए, एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। एक जो यूनिवर्सली आपको हर वीडियो में हर जगह दिखेगा, इज रेयर सीट बेल्ट। मैं तो चलो मैं बैठा हुआ हूँ इसलिए मैंने सीट बेल्ट डाली है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे नो वन इज सिटिंग है तो भी हमने सीट बेल्ट पहनाई है, क्योंकि अगर ये सीट बेल्ट उतारी जाएगी तो गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं बीप करना शुरू कर देती है, और ये बीपिंग 90 सेकेंड्स तक चलती है। ये इसलिए क्योंकि गाड़ी के सीट पे कोई वेट सेंसर नहीं दिया गया, तो गाड़ी को पता ही नहीं कि कोई बैठा या नहीं बैठा। उनको सिर्फ ये मतलब है कि जो उसको लॉक नहीं किया, अपना सीट बेल्ट लगी नहीं हुई है बस। करेक्ट। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो और कोई बंदा बैठा हो ना बैठा हो, ये गाड़ी बीप करेगी, डजंट मैटर। और इसमें एक सबसे ज़्यादा आप फील करते हैं, चाहे इसका एक इंडियन के लिए आप कह लो एक जुगाड़ है कि हम जैसे कोई पीछे बैठा हो ना बैठा हो, हम इसको हमेशा लगा के रखते हैं। पर एक मेजर दिक्कत आती है, अगर आपने एक भी सीट फोल्ड कर दी सामान रखने के लिए, तो हर बार आपको ये बीपिंग साउंड सुनाई देगी, 90 सेकंड तक सुननी पड़ेगी। और अगर आपने किसी लंबी रेड लाइट पे गाड़ी ऑफ करी और फिर वापस ऑन करी, तो ये दोबारा 90 सेकंड ये शुरू हो जाएगा। स्टीयरिंग आपको उसका कैसा लगता है? स्टीयरिंग रिस्पांस वगैरह कैसा है? मतलब उतना रिस्पॉन्सिव है स्टीयरिंग जितना हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो गाड़ी भी उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रही है, या थोड़ा सा आपको लगता है कि हल्का सा है? स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव ठीक है, इट इज़ नॉट द बेस्ट स्टीयरिंग, बट एक अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। स्टीयरिंग का बस ड्रॉबैक आई थिंक वही है, जो लॉन्ग टर्निंग रेडियस। और अगर आपको बहुत कई यू टर्न, अगर मान लीजिए आप हिल्स पे हैं और आपको कई यू पिन बेंड्स लेने हैं, तो आई एम श्योर कि आप थोड़ी देर में आपके हाथ थोड़े थक सकते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग इतने यू पिन बेंड्स लेने के बाद आपको थोड़ा हार्ड फील करेगा, थोड़ा सा हार्डर साइड में है। मैं इसके बारे में कुछ भी कहने की बजाय ये बोलूँगा कि जैसे मारुति की कार्स का रहता है बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो भी वैसा ही है, अगर आप इसके थोड़ा हार्डर साइड होने की बात करें तो भी वैसा ही है। दूसरा चीज़, जैसे अब आप स्पीड इंक्रीज करते हैं, लेट मी गो अबव 60, लेट्स टेक के यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कैमरे में साउंड आ रही है कि नहीं, हल्का सा रेव करने पे साउंड इंक्रीज होती है इंजन की। लेट्स गो इट ऑन 70 और 80।
अभी हम लोग 80 पे हैं, आपको बीप से भी पता लग गया होगा, लेकिन स्टीयरिंग में बिल्कुल वेट नहीं है। जबकि नॉर्मली अगर आप बाकी कार्स पे देखें तो अगर आप 60 अबव जाते हैं और एक स्पीड गेन करते हैं तो स्टीयरिंग में वेट आ जाता है। यहाँ Yes. देखेंगे आपको बिल्कुल भी कोई वेट नहीं है। और रिस्पॉन्सिवनेस में भी आप देखेंगे गाड़ी सीधी चल रही है, मैं स्टीयरिंग काफ़ी हिला रहा हूँ, ये देखिए उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि आप एक अच्छी स्पीड पे जब बेंड लेते हैं, जब टर्न करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको गाड़ी को स्लो डाउन करने की नीड महसूस नहीं होती है। आप एक अच्छी स्पीड पे भी गाड़ी को टर्न ले लेते हैं या कर्व ले लेते हैं एटलीस्ट। बाकी रिफाइनमेंट की बात अगर मैं करूँ तो रिफाइनमेंट में जब आप लो आरपीएम पे चलाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि इंजन स्टार्ट भी है, इतना रिफाइंड है ये, बिल्कुल किसी तरह की कोई साउंड नहीं आती है आपको। दूसरी चीज़, हम लोगों ने इसको नॉर्मल रोड पे ट्राई किया है अभी तक, और रचित ने भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की नहीं। तो हमारा पर्पस आज का जो ओनरशिप रिव्यू का था वो ये था ही नहीं कि हम लोग इसको ऑफ रोडिंग पर्पज से जो है ट्राई करेंगे। कभी मौका मिला तो हम इसको जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए भी ट्राई करेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आप लोगों का किस तरह का फीडबैक रहता है। बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी बनाई गई है उसको भी एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है। कैमरा क्वालिटी अगेन वही जैसे आपको बाकी कार्स में मिलता है, और लाइन्स भी जो है वो डायनेमिक नहीं है। हाँ, फिक्स आपकी फिक्स लाइन्स हैं, डायनेमिक लाइन्स नहीं है। आपको वो आइडिया दे रहा है बम्पर का कि यहाँ तक का आपका जो है वो बम्पर स्पेस लेगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग रिव्यू हमारा फिनिश है, बाहर जाके एक बार कंक्लूड करते हैं। ड्राइव हमने यहाँ गाड़ी को कर लिया है, रचित के सारे पॉइंट्स भी ले लिए, प्रॉज एंड कॉन्स भी सब डिस्कस कर लिए। गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है। अगेन एक रिलायबल इंजन के साथ आती है जो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में है, काफ़ी कार्स में आप इसको ऑलरेडी देख चुके हैं इस इंजन को, तो कोई नया नहीं है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की मैं एक बार बात करना चाहूँगा, बिल्ड क्वालिटी इसकी कंपेरेटिवली बेटर है बाकी मारुति कार से। एक बार बूट स्पेस दिखा देते हैं। Yes. बिल्ड क्वालिटी बेटर है, बाकी बूट स्पेस एक बार दिखा रहे थे हम लोग। बूट स्पेस आप जैसे रचित ने बताया कि इतना सफिशिएंट है कि आप 2 लोगों का 3 लोगों का सामान आप आराम से रख आसानी सकते से हैं। बिठा सकते हैं। इसके अंदर भी आप लेवल्स पे कर सकते हैं इंक्लिनेशन। इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं तो वो इंक्लाइंड हो दो जाती है आगे की सीट एज पर योर कन्वीनियंस। दूसरी चीज़ ये 50-50 डिवाइडेड है, सो आप एक सीट, ये फ्लैट बैट नहीं होता है, इतना ही रहता है, इतना ही रहेगा। इतना रहता है, ठीक है। फिर भी सफिशिएंट स्पेस है इसमें, आप कोई भी सामान रखना चाहें आराम से। मेरे ख्याल से रचित अगर नहीं भी फोल्ड करते हैं ना तो भी स्पेस अच्छा है, इनफ स्पेस है, बिल्कुल इनफ स्पेस। नॉर्मल 300 लीटर्स के आसपास मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए, 290-300 के आसपास सफिशिएंट है स्पेस। आप ऊपर देखें, इनफैक्ट पीछे आपको जो मिरर्स यहाँ पे बूट में भी मिरर्स मिलते हैं, एक आपको यहाँ पर जो है वो सॉकेट मिल जाता है, एक सॉकेट और एक लाइट प्रोवाइड करिए, लाइट दिया गया, ठीक है। जो एक फुल फ्लैज आपका जो बड़ा बैग रहता है ना, जो आपका लगेज बैग रहता है, वो आप इसमें आराम से जो है खड़े करके Standing 2 में रख सकते हैं, स्टैंडिंग में 2 रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो है वो अंदर वो वैसा नहीं है, फ्लैट है, तो आपका जो सामान रखना और निकालना भी है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है। इसको दिखाना चाहे तो हम दिखा सकते हैं कि ये है जो बेस आता है गाड़ी के अंदर, और ये एज एन एक्सेसरी ये मेरे ख्याल से लगवाने के बाद और बेटर हो गया है, क्योंकि इससे ना और फ्लैट इसकी जो बढ़ गई है, आराम से कोई भी बैग रखा और निकाला जा सकता है इसमें। बाकी अगेन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर, टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये वॉशर है इसका, ऊपर से वॉशर यहाँ से आता है, और एंटीना जो है वो पुराने स्टाइल का लेकिन साइड में रहता है। वो एक लुक की बात है, लुक देने के लिए वैसा दिया गया है। शार्क फिन तो इसमें अच्छा भी नहीं लगता दिया जाता तो। बाकी अगर आप नीचे से देखेंगे ना तो आपको उसका जो एक्सेल है उसमें उसकी वजह से थोड़ी सी लगेगी, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट लगेगी। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हमारे को कहीं भी अभी तक कोई ऐसा लगा नहीं अब इसको कभी तक लेके ही नहीं गाड़ी हिट कर सकती है इन माइल्ड ऑफ रोड, बिल्कुल वहाँ पे लेके नहीं गया। वैसे भी इस पे ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई जो इसका अप्रोचिंग एंगल, इंक्लाइंड एंगल या डिपार्चर एंगल है वो सफिशिएंट है। हालांकि थार से थोड़ा कम है, 36 डिग्री इसके मेरे ख्याल से फ्रंट है, 24 रेयर में है। थार से थोड़ा सा कम है बट सफिशिएंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स यहाँ कवर कर लिए हैं, रेयर फ्रंट सब कुछ हमने। बिल्ड क्वालिटी बात कर ली, ड्राइविंग कंफर्ट की बात कर ली, प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर ली। फाइनल वर्डिक्ट जो है वो रचित से लेते हैं, बिकॉज ही इज द ओनर। उन्होंने 6000 किलोमीटर चलाई है, एक अच्छा खासा आइडिया है। रचित, फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, प्लस आउट ऑफ 10 आप इसको क्या रेट करेंगे? आउट ऑफ 10 सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एटलीस्ट 8 तो दूंगा गाड़ी को, ठीक है। वर्डिक्ट वाइज मैं कहूँगा कि जो लोग प्रॉब्ली वीडियो देख रहे हैं, अगर एंजॉयमेंट के लिए और गाड़ी को जानने के लिए देख रहे हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ उनको पता चला होगा होपफुली हमारी बातचीत से। पर अगर कोई बाय करने के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, अगर आपका पर्पस प्योर ऑफ रोडिंग है या काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग है, तो एक डेफिनेटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। पर अगर चॉइस हाईवे सिटी ड्राइविंग की है, अच्छा चलो सीधी भाषा में पूछता हूँ, हाँ जी,
टशन मारना है। टशन मारने के लिए बिल्कुल थार बढ़िया। लेते हैं 10 में से 8 लोग टशन के लिए लेते हैं, 100%। ठीक है, तो मैं वो उन्हीं कैटेगरी को ये Right. लाइक करूंगा कि वो जिमनी के Right. लिए भी जाएंगे। अगर टशन टशन के लिए मारना ले है, रहे हैं हाँ। तो एक बढ़िया कलर लें, एक्सेसराइज बढ़िया तरीके से करें, जैसे आपने किया है। और मेरे से भी बहुत, क्योंकि अगर आप ऑफ मार्केट जाएंगे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों ने आपको। पहले दिन ही इसको जो है वो कर लिया था, मतलब जी मैंने वैगन, देखी है गाड़ियां निकलते हुए, लोगों ने जी वैगन बना लिया, बना गाड़ी दिया को उसको कुछ। बहुत तरह की चीजें कर ली हैं। पर अगर कोई बंदा सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पर्पस से देख रहा है, तो हमारी गाड़ी लेने के समय एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो था हमारे लिए, वो था ग्रैंड विटारा का ऑल व्हील ड्राइव। बिकॉज उस गाड़ी के अंदर थोड़े और कंफर्ट वाली चीजें थोड़ी और आती हैं। पीछे 2 की जगह 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेगमेंट है। प्लस वो हाइब्रिड में आता है, अगर आप Hybrid देखें and 18-20 हाँ। में आपको एक हाइब्रिड वेरिएंट भी मिल जाएगा। यस फॉर अस, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव प्योर ऑफ रोडर, ना ही टशन उतना नहीं था, पर ये गाड़ी इतनी प्यारी लगी हमें देखने में कि हमें फाइनल इसी पे कर ही दिया। ठीक है, तो आपकी प्राइमरी कार है रचित ये, या इसके अलावा और भी आप गाड़ी चलाते हैं? मेरी पर्सनल प्राइमरी कार यही है। ठीक है। फॉर ऑल ऑफ माई सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग के लिए कभी कभार मैं कोई दूसरी गाड़ी ले जाता हूँ। दैट बीइंग सेड, दिस इज माई प्राइमरी कार, बट वी डू हैव कुछ और गाड़ियाँ जो हम दूसरे पर्पसेस के लिए लेकर जाते हैं। सो यहाँ कंक्लूड करते हैं। रचित ने पॉइंट्स दिए हैं 8, जो 2 पॉइंट्स डिडक्ट किए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ कॉन्स ऐसे हैं जो रचित ने काउंट करवाए। उन चीज़ों पे अगर मारुति की तरफ से कोई वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली कस्टमर फीडबैक इज दी मेजर वन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं या कुछ इस तरह का सोच रहे हैं कि हमें जिमनी को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। आई होप ये वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेशनल रहा होगा अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हैं। रचित ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। रचित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू अंजी। और अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा कुछ ऑफ रोडिंग जोन से रिलेटेड भी कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आए जो जिमनी के साथ हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। रचित के तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इसको कहीं ऑफ रोड जोन पे लेके जाएं, यहाँ पे हम ट्राई करें, कुछ ऑफ रोडिंग भी ट्राई करें, रचित को भी मौका मिले इसको ऑफ रोड पे ले जाने का। बिल्कुल, तभी गाड़ी की कैपेबिलिटी सारी टेस्ट हो पाएगी, पता चल पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ ऑफ रोडिंग भी हम लोग ट्राई करें तो हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू रचित। ओके, थैंक यू।